और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। औरंगाबाद में एक जनसभा होगी। आपको बता दें 16 नियमों और शर्तों के साथ इस रैली को प्रशासन ने मंजूरी दी है और राज ठाकरे को वीएचपी और बजरंग दल का भी इसमें साथ मिल रहा है। औरंगाबाद में आज एक संबोधन करेंगे रैली के दौरान और कई तरह के नियमों और शर्तों के साथ प्रशासन ने उन्हें मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि 16 नियम और सशर्त उन्हें ये मंजूरी मिली है। आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे एक मेगा रैली करने वाले हैं औरंगाबाद में और इसके साथ ही उन्हें साथ मिल रहा है बजरंग दल और वीएचपी का। महाराष्ट्र की राजनीति में आज जबरदस्त गरमा गर्मी का दिन है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद में रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले पुणे में करीब 150 पंडितों का जमावड़ा किया गया। राज ठाकरे ने पंडितों से आशीर्वाद लिया। राज ठाकरे क्रांति चौक भी जाएंगे। बता दें कि लाउडस्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे का विरोध प्रदर्शन जारी है, इसे लेकर वो औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। राज ठाकरे को यह अनुमति सशर्त दी गई है। महाराष्ट्र की स्थापना के आज 62 साल पूरे हो गए हैं। महाराष्ट्र दिवस के नाम से हर साल इस मौके पर जश्न मनाया जाता है। आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हुतात्मा चौक पर जिन लोगों ने महाराष्ट्र के लिए बलिदान दिया, उनके स्मारक पर फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद दादर शिवाजी पार्क में ध्वजारोहण करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में शिवाजी महाराज के पुतले का अभिवादन करेंगे। और महाराष्ट्र की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र दिवस पर आज मुंबई में बीजेपी जनसभा करने वाली है और सोमैया ग्राउंड में ये जनसभा होगी। आपको बता दें सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस दौरान संबोधन होगा। बीजेपी ने इस सभा को बूस्टर डोज का नाम दिया है। आज मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की सोमैया ग्राउंड में सभा होने वाली है। इस कार्यक्रम को बूस्टर डोज नाम दिया गया है। इस सभा के माध्यम से बीजेपी बीएमसी चुनाव का बिगुल फूकेगी। फडणवीस सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर प्रहार कर सकते हैं। आपको बता दें कि 7 मार्च को बीएमसी का कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन किसी वजह से चुनाव को आगे टाल दिया गया। ऐसे में बीजेपी बीएमसी की कुर्सी पर कब्जे का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज 106 हुतात्मों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुंबई के हुतात्मा चौक पर महाराष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा और आशीष शेलार भी मौजूद रहेंगे। फ्लोरा फाउंटेन या हुतात्मा चौक एक फव्वारा है, जहां महाराष्ट्र राज्य के लिए शहीद होने वालों की याद में स्मारक बनाया गया है। एक तरफ जहां प्रदेश के सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र दिवस के मौके पर महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी मुंबई के हुतात्मा चौक पर महाराष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही महापुरुषों को नमन करने के बाद मुंबई कांग्रेस दफ्तर पर ध्वजारोहण होगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि जानबूझकर राज ठाकरे की रैली को इजाजत दी गई है। समाज को कौन भड़का रहा है, ये समझना जरूरी है। जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक इफ्तार पार्टी के दौरान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए कहा कि देश को इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत गलत है। और तेजस 24 की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पटियाला हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बरजिंदर पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पटियाला हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पटियाला हिंसा मामले के मास्टरमाइंड बरजिंदर परवाना समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा की साजिश रची गई थी। मास्टरमाइंड सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उसके खिलाफ पहले से ही 4 केस दर्ज हैं। पटियाला हिंसा मामले में 25 लोगों पर 6 FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने वाले हरीश सिंगला को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पंजाब के पटियाले में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हरीश सिंगला को कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने हरीश सिंगला को बिना अनुमति के जुलूस निकालने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को सिंगला ने पटियाला में खालिस्तानी विरोधी मार्च निकाला था। इसी मार्च के दौरान काली माता मंदिर के बाहर शिव सैनिक और खालिस्तानी समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए थे। पटियाला हिंसा की घटना को लेकर डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हुई झड़पों को लेकर डीजीपी को फटकार लगाई है और मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए पटियाला से सेवारत कई पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर पटियाला हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब में निजाम बदल चुका है। नफरत और हिंसा की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पटियाला हिंसा मामले में IG, SSP, SP, DSP, SHO पर कार्रवाई करें। संजय सिंह ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि ठीक से ड्यूटी करो वरना घर पर बैठ जाओ। पंजाब में भूमि जल के तेजी से गिरते स्तर को थामने के प्रयास के तहत मान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान सीधे धान बोने वाले हर किसान को प्रति एकड़ 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि किसान सीधे धान बोने वाले तकनीक से धान की बुआई की शुरुआत 20 मई से कर सकते हैं। इन दिनों लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासत और बयानबाजी जोरों पर है। मुंबई पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि हनुमान चालीसा से कौन बचेगा सभी को मालूम है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने खुद ही लिखा है कि कौन हनुमान चालीसा से डरेगा। उसका उन्होंने बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है कि हनुमान चालीसा किसको पसंद नहीं होगी, कौन हनुमान जी चालीसा से बचेगा, वो तुलसीदास जी स्वयं ही लिख कर गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। डीयू इसे विस्तृत रूप से मनाने की तैयारी कर रहा है। आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय शिक्षा मंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में डीयू में आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 मई 1922 को डीयू का निर्माण हुआ था। शताब्दी दिवस पर 100 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का, स्मारक शताब्दी टिकट, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हासिल किए गए ऐतिहासिक स्थलों व इसकी उपलब्धियों का एक विवरण भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति शताब्दी वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ISIS के संपर्क में था मुख्य आरोपी मुर्तजा। पूछताछ के दौरान मुर्तजा ने ATS को बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए ISIS से जुड़ा हुआ था, संपर्क में था और 2 साल पहले ISIS की उसने शपथ ली थी। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के मामले में सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। यूपी ATS की पूछताछ में मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन ISIS से संपर्क में था। मुर्तजा ने 2 साल पहले ISIS की शपथ ली थी। उसने विदेशों में ISIS संगठनों को लाखों रुपए भेजे थे। यूपी ATS ने मुर्तजा से ISIS के आर्थिक मदद मुहैया कराने के संबंध में पूछताछ की है। यूपी के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के आरोपी को लेकर पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS के आतंकी मेहदी मसूद के संपर्क में था। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ISIS फाइटर्स एवं ISIS सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। करेंगे तेजस 24 आगे ब्रेकिंग न्यूज का। यूपी में आज से ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और इस ई पेंशन पोर्टल से रिटायर्ड लोगों को काफी फायदा मिलेगा। पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी और आज इसकी शुरुआत सीएम कर देंगे।
यूपी में आज से ई पेंशन पोर्टल शुरू होने जा रहा है। पोर्टल के शुरू होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर कर्मियों को उनका पैसा मिल जाएगा। दरअसल इससे पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के लिए आए दिन सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यूपी में योगी सरकार लगातार माफियाओं पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हर जनपद में बड़े माफियाओं की सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही हर महीने थाने में टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तैयार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि अगर पुलिस एक्टिव रहकर सूची के अनुसार कार्रवाई करेगी तो ये सूची हर महीने बदल जाएगी और एक समय के बाद कोई टॉप 10 माफिया मिलेगा ही नहीं। लखनऊ से अमेठी जिला होकर गुजरने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब चलने वालों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स आज से शुरू कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर लगाए गए टोल प्लाजा के संचालन, टोल टैक्स की वसूली, 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। हालांकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स में 25% की राहत मिलेगी। झांसी पुलिस के एक सिपाही के बेटे ने अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन किया है। पुलिसकर्मी के बेटे कार्तिकेय सिंह का चयन आईपीएल की मुंबई इंडियन टीम के लिए हुआ है। आईपीएल में सिलेक्शन होने के बाद से कार्तिकेय के परिवार में खुशी का माहौल है। बेटे की इस कामयाबी पर पिता श्याम नाथ इतने खुश हैं कि चयन की बात बताते बताते उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि कार्तिकेय रोजाना नेट पर 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी नेता के स्कूल पर बुलडोजर चला है। सदर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में अवैध जमीन पर बने स्कूल को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई में भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र यादव ने गाँव की 1 एकड़ जमीन को कब्जा कर स्कूल बना दिया था, जिसे जमींदोज कर दिया गया। यूपी के प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये गुट एक जमीन के विवाद में आपस में भिड़ गए। एक पक्ष अमृतलाल गुप्ता और दूसरा पक्ष बीजेपी नेता आत्म प्रकाश का है। अमृतलाल गुप्ता विवादित जमीन पर निर्माण करा रहे थे, जिसकी खबर आत्म प्रकाश को हुई, जिसके बाद ये मारपीट शुरू हो गई और ये सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं एक और वीडियो भी सामने आया है, जो घटना के वक्त वहाँ मौजूद एक शख्स ने बनाया था, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव हो रहा है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग आज केंद्रीय कानून मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के ड्राफ्ट सौंपने के बाद कानून मंत्रालय को इस पर फैसला लेना है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें से 24 सीटें पीओके में हैं, जो कि फिलहाल खाली रहेंगी। इस बार एसटी के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। पैनल ने साथ ही जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव दिया है। बिहार में लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री होने के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ है कि 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक आवाज की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा हुआ है कि माइक पर ही इबादत करो या पूजा करो। इस चीज को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका निदान करवाएंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज मजदूर दिवस के दिन वो बिहटा से जनशक्ति यात्रा का आगाज करेंगे। इस यात्रा का स्लोगन उन्होंने लड़ेंगे हम जीतेंगे हम दिया है। हालांकि इस बीच ऐसी चर्चा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मंत्रणा के बाद वो इस यात्रा को बंद कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने न्यूज 24 से खास बातचीत में दावा किया कि नीतीश अगर साथ भी आए तो मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे। नीतीश कुमार जी ने, चाचा जी ने, वो तो कहा ही था कि इस बार हमको मौका दीजिए, अगले बार तो तेजस्वी होंगे ही। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कि तेजस्वी होंगे। यानी अगर नीतीश कुमार साथ में आते भी हैं तो इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, ये तय है पहले से। तय है पहले से। हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के बीच एक अच्छी खबर पटना से देखने को मिली, जहां पटना जंक्शन के महावीर मंदिर और जामा मस्जिद में दोनों धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर एक दूसरे के धर्म के सम्मान में बंद कर दिए जाते हैं। महावीर मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन चलता है, लेकिन अजान की आवाज लाउडस्पीकर से आते ही भजन का लाउडस्पीकर बंद कर दिया जाता है और लाउडस्पीकर नमाज पूरा होने तक बंद रहता है।
वहाँ के इमाम की माने तो रामनवमी के दिन धूप में मंदिर दर्शन के लिए खड़े हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों ने शरबत भी पिलाई। और ब्रेकिंग न्यूज बता दें आपको, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। खरगोन में 2 और 3 मई को कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ईद और परशुराम जयंती के चलते कर्फ्यू लागू किया गया है। शहर में फिर से सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू खुला रहेगा। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए थे और शहर वासियों को कर्फ्यू से भी राहत मिलने लगी थी। लेकिन अब प्रशासन ने फैसला किया है कि 2 और 3 मई को कर्फ्यू में मिलने वाली छूट नहीं दी जाएगी। दरअसल 2 या 3 मई को ईद पड़ सकती है, साथ ही 3 मई को परशुराम जयंती भी पड़ती है। शहर में फिर से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति न बन जाए, इसी को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में मिलने वाली ढील रद्द कर दी है। हालांकि आज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू खुला रहेगा। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आज गुजरात दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। भरूच में आप विधायकों के साथ बैठक करेंगे और आदिवासी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे सीएम केजरीवाल। आज वडोदरा के दौरे पर जाएंगे, साथ ही वो पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें करने वाले हैं। बता दें, इससे पहले केजरीवाल 2 अप्रैल को गुजरात में भव्य रोड शो कर चुके हैं। दिल्ली के बाद पंजाब चुनाव में प्रचंड जीत के साथ सत्ता पर काबिज हुए आम आदमी पार्टी की नजरें अब गुजरात पर हैं। गुजरात चुनाव को लेकर जोड़ तोड़ गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। सभी सियासी दल अपने अपने समीकरण सेट करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज आदिवासी नेता छोटू वसावा से मुलाकात कर उनकी पार्टी बीटीपी से गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अगले सप्ताह राज्य में चुनाव की घोषणा के लिए गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। एक ट्वीट में यह भी पूछा कि क्या भाजपा आम आदमी पार्टी से इतनी डरी हुई है कि वह राज्य में निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने की योजना बना रही है। आपका इतना डर। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आप अब गुजरात चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज गुजरात का 62वां स्थापना दिवस है। गुजरात सरकार 1 मई को गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाती है। इस बार गुजरात गौरव दिवस पाटन जिले में मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पाटन कॉलेज ग्राउंड में पुलिस परेड, राइफल ड्रिल, बैंड डिस्प्ले समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम भूपेंद्र पटेल पाटन को 369 करोड़ रुपए के 429 विकास कार्यों की सौगात देंगे। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सूबे के सबसे कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अशोक गहलोत का कोई विकल्प ही नहीं है और यह भी 100% सच है कि अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सचिन पायलट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति में जिंदा रहने के लिए मीडिया में इधर उधर की खबरें छपवाते रहते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की मीडिया में आ रही खबरें भी इसी का नतीजा है। और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, दिल्ली में फिर बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 1520 नए मामलों की पुष्टि हो गई है दिल्ली में, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमण दर 5.10% पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 5716 हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार अब खतरनाक रूप ले चुकी है। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 1520 नए केस सामने आए हैं, जबकि इससे 1 मरीज की मौत हुई है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 1607 नए मामले सामने आए थे, जबकि 2 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 5.10% हो गई है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5716 हो गई है। देश में कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ते दिख रहा है। तेजी से बढ़ते मामले प्रशासन और लोगों की चिंता को बढ़ा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3688 केस सामने आए हैं, जो कि शुक्रवार के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं कोरोना से मरने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ी है। देश में कोरोना से एक दिन में 50 लोगों की जान गई है, जिनमें से अकेले 45 मौतें केरल से हुई हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 580 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 473 संक्रमित मरीज सिर्फ गुरुग्राम के हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 2215 है, जिनमें से गुरुग्राम के 1548 और फरीदाबाद के 506 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि केस बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर इसी तरह केस बढ़े तो महाराष्ट्र में जल्द ही मास्क अनिवार्य करना पड़ेगा। हम नजर रखे हुए हैं और ऐसा लगता है कि अगर इसी गति से केसेस बढ़ेंगे तो जल्द ही अपने को मास्क कंपल्शन करना पड़ेगा। कोरोना ने एक बार फिर चीन की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चीन को इस समय ओमिक्रॉन की सुनामी का सामना करना पड़ रहा है। चीन में एक दिन में 20,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं, जबकि 337 लोगों की मौत हुई है। बीजिंग में 21 मिलियन से अधिक लोगों ने तीसरा न्यूक्लियर एसिड टेस्ट कराया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से चीन के सार्वजनिक जगहों पर RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। और अब रुक कर लेते हैं तेजस 24 ब्रेकिंग न्यूज का। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती पर सियासी घमासान तेज है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधा। इसे लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, घाटी में जानबूझकर बिजली काटी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रमजान के दौरान इतनी बिजली कटौती हो रही है। रमजान के इस पाक महीने में जरूरी वक्त पर बिजली न काटी जाए, या तो इसमें लापरवाही है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। मान लीजिए दिन भर बिजली रहती है, लेकिन सहरी और इफ्तारी के दौरान ही बिजली कैसे गुल हो जाती है, ये समझ से परे है। देश भर में इस समय बिजली की किल्लतों से जूझना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बिजली के लिए हाहाकार मचा है। राज्य में 10 से 12 घंटे की बिजली की किल्लतों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिजली की भारी किल्लत से राजनीतिक दलों समेत आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आलम यह है कि घरों में बिजली न होने के कारण पानी का संकट गहरा गया है। दिन में घंटों अघोषित बिजली कटौती झेल रहे शहर के 2 भागों में बांटकर 6-6 घंटों की कटौती की जाएगी। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और आज भी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। 3 मई के बाद गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। अप्रैल महीने में देश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अप्रैल में 122 साल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में औसतन 35.9 डिग्री तो मध्य भारत में 37.7 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी में भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे आज भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। प्रदेश के प्रयागराज, बांदा, गोरखपुर, आगरा सहित कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी बांदा में कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। कानपुर में भी 1973 के बाद अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। गुजरात में लोगों को चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पिछले 3 दिनों से गुजरात के कई शहरों में पारा 45 के पार पहुंच गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसे में नगर निगम ने लोगों को बिना वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। देश के उत्तरी हिस्सों में जहां भीषण लू की स्थिति बनी हुई है, वहीं कर्नाटक में पिछले 2 हफ्तों में हुई छिटपुट बारिश बेकार साबित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक कर्नाटक के तटीय और अंदरूनी इलाकों में कुछ जगहों पर औसत से अधिक तापमान दर्ज किया गया। उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार कर गया। IMD के मुताबिक अप्रैल महीने में कुलबर्गी में पारा 43 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। उत्तर भारत के 4 राज्यों में लोगों को गर्मी का प्रचंड प्रहार झेलना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है। गर्म हवाएं चलने के कारण लोग मजबूरी में ही घर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में अभी गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हिमाचल और चंडीगढ़ में 4 मई तक राहत मिल सकती है। भीषण गर्मी से हरियाणा में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसान अपनी पूरी मेहनत बर्बाद होते देखने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार चढ़ रहा है। अधिकतम तापमान जहां 46 के पार पहुंच गया है, तो रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि अगले कुछ दिनों में गर्मी से हल्की राहत की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए कई जिलों में लू की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। बिहार सहित देश के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। बिहार के कई हिस्सों में तापमान ने 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन आज बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं गया और औरंगाबाद सहित 7 जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा को छोड़कर राज्य के 31 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी जारी की है। मई के महीने में भी सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। जम्मू डिवीजन में गर्मी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को भी जम्मू में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। गर्मी के बीच बिजली कटौती से पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी की किल्लत से हालात इतने बदतर हैं कि लोग गर्मी में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी ने परेशानी बढ़ा दी है। एक तरफ बढ़ती गर्मी के बीच कई जगहों पर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर टैंकर के पानी से कुछ लोग कार धोते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के कटनी की है, जहां एक तरफ लोग नाले से पानी निकालकर भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुलेआम पानी की बर्बादी हो रही है कि कैसे एक तरफ पानी की खुलेआम बर्बादी कर टैंकर के पानी से कार धोई जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लग गई है। राजौरी, चिंगस व चटियारे के जंगलों में शुक्रवार सुबह से लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने की कोशिश बेकार साबित हो रही है। सड़क किनारे आग पर काबू पा लिया गया है। गाँव के लोगों के साथ साथ वन विभाग के कर्मी भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। दमकल विभाग का कहना है कि सड़क से दूर वाले इलाकों में आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। श्रीनगर में आग ने भीषण तबाही मचाई है। श्रीनगर के बेहद इलाके में कल शाम लगी आग से कई घर खाक हो गए। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से हुई मौतों को लेकर अप्रैल के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन 2022 के शुरुआती महीनों में कश्मीर घाटी में आग की 660 घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। इन घटनाओं में करीब 68 करोड़ का नुकसान हुआ है। आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई है। आंध्र प्रदेश के अनाकपल्ले में एक अज्ञात व्यक्ति ने एपीजेवीपी बैंक में घुसकर दिन दहाड़े 3,30,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति पहले बैंक में प्रवेश करता है और फिर कैशियर को बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की तलाश में जुट गई है। यूपी में योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बुलंदशहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में खेत में काम कर रही एक युवती को युवकों ने खींचकर अगवा करने की कोशिश की। जब युवती ने शोर मचाया तो खेत में काम कर रहे मजदूर दौड़कर आए और लड़की को छुड़वाया, लेकिन युवकों ने वहां मौजूद लोगों से भी मारपीट की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया। दिल्ली में पुलिस और पेटा के साझा अभियान के दौरान 100 स्पाइक बिट्स को जब्त किया गया। ये घोड़ों को लगाम लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका घोड़ों पर प्रयोग करना अवैध है। इसे शादियों में सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। आपको बता दें कि पेटा संस्था की ओर से स्पाइक बिट्स के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल करने से घोड़ों की जीभ छिल जाती है, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है और इससे कई बार मुंह में घाव भी बन जाते हैं। जम्मू से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अरनिया थाने में तैनात सिपाही पंकज वर्मा ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। थाने में अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य कर्मी घबरा गए। जब तक वहां पता चलता तब तक पंकज लहलुहान होकर गिरे हुए थे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय क्राइम सिंडिकेट के एक अहम शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दिनेश उर्फ ढिल्लू के रूप में हुई है। दिनेश एक राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी है, जो कई हत्याओं में शामिल है। दिनेश के दिल्ली एनसीआर के खूंखार अंतर्राज्यीय कुख्यात गैंगस्टर कौशल, मोनू लल्हेरी और नवीन बाली से भी गहरे संबंध हैं। पुलिस ने दिनेश के पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के अलावा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तेजस 24 में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बने रहेगा न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।